नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उपचुनावों की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि आज यहां पर 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। यूपी में घोसी सीट पर बीजेपी के दारा सिंह चौहान की किस्मत दांव पर है। उनकी टक्कर समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह से है। दारा सिंह पहले बीएसपी और सपा में भी रहे हैं और अब बीजेपी की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की बागेश्वर सीट की अगर बात करें तो यहां पर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। यहां बीजेपी से पार्वती देवी और कांग्रेस के बसंत कुमार आमने सामने हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुके हैं और पोलिंग बूथों पर लोगों की कतारें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं आज मतदान के लिए। इसके अलावा झारखंड के गिरिडीह की डुमरी सीट पर भी विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यहां भी सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। उत्तर पूर्व के राज्य त्रिपुरा की बात करें तो यहां धनपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान चल रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, यूपी की जो घोसी सीट यहां जो उपचुनाव हो रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं। रवीश, यहां पर एक खास बात इस उपचुनाव की कहें तो इंडिया गठबंधन बना है हाल ही में, उसके बाद ये पहला किसी भी राज्य में उपचुनाव होने जा रहा है। इस सीट पर किस तरह का मुकाबला आपको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल जया, ये गठबंधन के लिए जो बना है उसके लिए भी ये चुनाव लिटमस टेस्ट साबित होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बाद में पहली बार जो है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की एक तरीके से सियासी परीक्षा होगी। अब बात रही घोसी उपचुनाव की, तो घोसी जो विधानसभा उपचुनाव है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल अब हो गया है, क्योंकि इस पर जो दारा सिंह चौहान हैं वो 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट से वो जीते थे और बीजेपी से उन्होंने ये सीट छीनी थी। और फिर 15 महीने के बाद में दारा सिंह चौहान को ये लगा कि राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है पिछड़े और दलितों में, तो फिर अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब ये उपचुनाव हो रहा है। तो दारा सिंह चौहान के सामने सुधाकर सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो खड़े हुए हैं। उनकी छवि भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दारा सिंह के सामने सबसे बड़ा यही चुनौती है कि वहाँ जो घोसी विधानसभा की जो जनता है वो ये पूछ रही है उनसे कि आखिर आप बार बार दल बदल क्यों कर रहे हैं। अगर आप दल ना बदलते तो इस तरीके से उपचुनाव नहीं होता। क्योंकि दारा सिंह चौहान का इतिहास भी रहा है कि वो कई सारी पार्टियों में रह चुके हैं, बीएसपी में भी रहे हुए हैं, समाजवादी पार्टी में रहे हुए हैं, बीजेपी में रहे हैं, फिर बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए और अब फिर समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं। तो उनके लिए इस सवाल का जवाब देना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है कि आखिर बार बार वो दल बदल क्यों कर रहे हैं। अब इस बार समीकरण जो है वो बड़े अलग टाइप के हैं। पिछली बार ओपी राजभर, आपको याद होगा कि राजभर मतदाता काफ़ी बड़ी संख्या में हैं घोसी विधानसभा में, तो पिछली बार ओपी राजभर जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में थे और योगी आदित्यनाथ को काफ़ी वो अपने सियासी निशाने पर लेते थे। लेकिन इस बार वो बीजेपी के साथ में हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया है। योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव प्रचार किया है, क्योंकि वो जानते हैं इस घोसी विधानसभा जो सीट है उसके रिजल्ट उनके लिए काफ़ी अहम रखते हैं। यही वजह है कि उन्होंने पूरी ताकत, अपनी सियासी ताकत झोंक दी थी। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक उनके ऊपर में आरोप लगाया कि घोसी उपचुनाव में जो है उनका मुकाबला बीजेपी से नहीं है बल्कि सरकारी मशीनरी से है। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चले हैं। दारा सिंह चौहान की जहां तक बात है, उन्होंने भी काफ़ी अपना चुनाव प्रचार किया है। अब देखना होगा कि आखिर ऊँट किस करवट बैठता है सियासी। लेकिन ये ज़रूर है कि दारा सिंह चौहान के सामने तो एक सियासी मुश्किल है ही है। उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि
अगर ये चुनाव चूंकि 15 महीने के बाद में पहली बार ये चुनाव हो रहे हैं तो राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं एक संकेत इस चुनाव से दिखाई देगा। अगर उन चुनाव नतीजे उनके पक्ष में रहते हैं तो आप समझिए कि राज्य सरकार के लिए एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अगर कहीं विपक्ष में होते हैं ये नतीजे तो राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आमतौर पर बाई इलेक्शन इतना हाई प्रोफाइल नहीं होता है, लेकिन चूंकि घोसी उपचुनाव जो है उसमें समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है और बीएसपी ने अपना कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है इस चुनाव में। तो इसके वजह से ये बिल्कुल दो तरफा मुकाबला है और इस दो तरफा मुकाबले में एक तरफ जो है बीजेपी गठबंधन है और एक तरफ इंडिया का गठबंधन है। इनके बीच में एक सियासी मुकाबला है। देखना होगा कि आखिर इस सियासी नतीजे क्या रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये दोनों ही पार्टियों के लिए एक नाक का सवाल बना हुआ है। किशोर रावत भी जुड़ेंगे हमारे साथ। बागेश्वर सीट पर उन्होंने नजर बनाए हुई है। एक संक्षेप में ये बताएं कि एक तरह से कह सकते हैं वो नींव पड़ चुकी है। इंडिया गठबंधन जो एक स्ट्रैटेजी बनाने की सोच रहा है आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे, चाहे लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, कि एक उम्मीदवार अपनी तरफ से खड़ा किया जाए, जैसे कि आप बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, कांग्रेस उसको समर्थन कर रही है, बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है, तो एक नींव पड़ चुकी है उस स्ट्रैटेजी की, कह सकते हैं। देखिए जया, उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए ये कोई नया प्रयोग नहीं है सियासी, क्योंकि उससे पहले भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। दिलचस्प ये है कि उत्तर प्रदेश में 3 पार्टियां हैं प्रमुख तौर पर, अगर आज की तारीख में हम बात करें 4 पार्टियां हैं, माफ़ करिएगा। बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी है। बीएसपी है नहीं। कांग्रेस की बहुत ज़्यादा मौजूदगी उत्तर प्रदेश की सियासत में उस तरीके से नहीं लगती है, क्योंकि आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव में भी उनको कोई खास सफलता नहीं लगी थी, विधानसभा चुनाव में भी उनके नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं कांग्रेस के। तो इसके वजह से ये पहले भी प्रयोग हो चुका है। लेकिन हाँ, इंडिया जो गठबंधन बना है उसका सियासी संकेत को किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मतदाता लेते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। जी रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए। तो 7 बजे यहाँ वोटिंग घोसी सीट उपचुनाव उत्तर प्रदेश में जहां है और यहाँ शुरू हो चुकी है। और अब हम रुक कर रहे हैं किशोर रावत का बागेश्वर सीट पर भी, उत्तराखंड में वहां पर उपचुनाव हो रहा है और यहाँ सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। किशोर, आप बताएं, आज जब जनता, जो लोग हैं वहां के, वोट डालने के लिए जाएंगे तो क्या कुछ ध्यान में रखकर मतदाता अपना वोट डालने जा रहा है आज? देखिए, बागेश्वर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें जो बीजेपी का कैंडिडेट लगातार 15 साल से जीत रहा था और कांग्रेस ने जब राज्य बना था तो 2002 में ही जीत हासिल की थी। अब ऐसे में कांग्रेस की पूरी ताकत लगी हुई है कि इस चुनाव को जीत सके, लेकिन वहीं बीजेपी, चूंकि बीजेपी इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी है यहाँ पर, बीजेपी का ही वहां पर जो कैंडिडेट था उनके निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी और कैबिनेट मंत्री थे। तो ऐसे में वहां के लोगों के बीच, लोगों के में दिमाग में बहुत सारी चीजें है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी वहां बात हुई तो लोगों ने ये कहा है कि लंबे समय से यहाँ पर हमने कैंडिडेट को जिताया, विकास भी हुआ है, इसलिए हम इन्हीं को देंगे वोट। कईयों ने कहा कि लंबे समय से जिताया, अब नए को चांस देना चाहिए। और बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसके अलावा कानून व्यवस्था की बात है। वहां पर जो पहाड़ों में जो खेती बाड़ी होती है उसमें वहां पर जो जंगली जानवर उनको नुकसान कर रहे थे वो भी महत्वपूर्ण है इसमें मुद्दा। तो ये सारे ऐसे मुद्दे, इनको लेकर जो वोटर है सुबह 7 बजे जब वो वोटिंग सेंटर में जा रहा है उसके दिमाग में यही सारी चीजें है। एक बात और है कि वहां के जो लोग हैं उनके दिमाग में ये भी एक चीज हो सकती है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, अगर वहां से बीजेपी का कैंडिडेट ही जीतता है तो हो सकता है कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर काम हुआ है वो भी और काम आगे बढ़े। तो ये सारी चीजें दिमाग में है। लेकिन ये चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए, भविष्य की राजनीति के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर बीजेपी जीतती है तो इसमें यही रहेगा कि राज्य बनने के बाद कोई भी सत्तारूढ़ दल उपचुनाव नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर बीजेपी को कुछ दिक्कत होती है, यानी कांग्रेस जीतती है, तो कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट है कि कांग्रेस लगातार पिछले लंबे समय से यहाँ पे चुनाव हार रही है। कांग्रेस के लिए एक संजीवनी होगी और आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस के लिए एक जमीन, राजनीतिक जो उसने खोई हुई जमीन है उसको तलाश कर सकेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए आपका।
और एक बार फिर बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के प्रस्ताव की समीक्षा के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित हाई लेवल कमेटी जल्द ही इस पर मंथन शुरू करने वाली है। इस बीच हाल ही के संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस प्रस्ताव को लागू करने और लागू करने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं, उसे लेकर कई अहम तथ्य पेश किए। देखते हैं इस पर रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार के प्रस्ताव से कुछ ही हफ्ते पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 27 जुलाई को राज्यसभा में सांसद किरोड़ी लाल मीणा के सवाल के लिखित जवाब में 5 मुख्य बातें कही थीं। कानून मंत्री ने कहा था, संविधान के कम से कम 5 अनुच्छेदों में संशोधन करना जरूरी होगा। इनमें संसद के सदनों की अवधि से संबंधित आर्टिकल 83, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने से संबंधित आर्टिकल 85, विधानसभाओं की अवधि से संबंधित आर्टिकल 172, विधानसभाओं को भंग करने से संबंधित आर्टिकल 174 और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित आर्टिकल 356। राज्यसभा में दिए अपने लिखित जवाब में कानून मंत्री ने कहा कि साउथ अफ्रीका और स्वीडन जैसे कुछ देशों में इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है और इस पर संसदीय समिति की रिपोर्ट को लॉ कमीशन के पास आगे समीक्षा के लिए भेजा गया है। इसमें संविधान के कम से कम 5 या 6 आर्टिकल अमेंड करने पड़ेंगे और वो आर्टिकल अमेंड करना इतना आसान नहीं है। उसमें संसद में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, स्टेट्स की अप्रूवल चाहिए, तो वो एक लंबा प्रोसेस है, उसके बिना थोड़ी होगा। और सबके कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना। देखिए, जब भी आप किसी स्टेट की असेंबली को भंग करेंगे तो स्टेट असेंबली से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अपने विस्तृत लिखित जवाब में कानून मंत्री ने कहा था कि इसके लिए सभी राजनीतिक दलों में आम राय बनानी होगी और सभी राज्य सरकारों की सहमति भी जुटाना जरूरी होगा। उनका कहना था कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए अतिरिक्त संख्या में ईवीएम्स और वीवीपैट मशीनों की जरूरत होगी, जिसका खर्च हजारों करोड़ हो सकता है। अतिरिक्त कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की भी ज्यादा जरूरत होगी। साथ ही कानून मंत्री ने इसके फायदे भी गिनाए। उनके मुताबिक एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का खर्च कम होगा, सरकारी खजाने पर भी वित्तीय बोझ कम पड़ेगा। लगातार चुनावों से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से सामाजिक कल्याण और विकास योजनाओं पर असर पड़ता है। ये कानून ये बनता है तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। पहले 4 चुनाव 52, 57, 62 और 67 के चुनाव लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ साथ होते थे। तो मैं समझता हूं कि सरकार यदि ऐसा सोच रही है तो सरकार का ये कदम देश हित में है, जनता के हित में है। 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद पिछले करीब 9 साल से इस प्रस्ताव पर देश में समय समय पर चर्चा होती रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रस्ताव पर आम राय नहीं बन पाई है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी हाई लेवल कमेटी इस प्रस्ताव पर देश के सामने क्या नया रोड मैप पेश करती है। चुनाव आयोग से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। आपका भरोसेमंद समाचार ग्रुप एनडीटीवी अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी लेकर आ रहा है एक नया चैनल एनडीटीवी राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर, युवाओं पर होगा खास फोकस। एनडीटीवी के अनुभवी रिपोर्टर विस्तार में देंगे सबकी खबर। इस चैनल को आप देख सकेंगे इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। एनडीटीवी ने जो न्यू राजस्थान चैनल प्रारंभ किया, मैं उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। निर्भीकता के साथ सत्य को उद्घाटित करने के लिए एनडीटीवी चैनल यहाँ भी काम करेगा। मेरी अनंत कोटि शुभकामनाएं।
महाराष्ट्र के कई जिलों में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन जारी है। जालना से मुंबई तक, औरंगाबाद, हिंगोली, सतारा, नांदेड़, संभाजीनगर, बारामती जिले में मराठा क्रांति मोर्चा ने कल बंद बुलाया। जालना में हिंसा, आगजनी और लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांग रहे थे। मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में सोमवार को दुकानों के शटर गिरे रहे। नांदेड़, बारामती, सातारा जिले में भी मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर उतरकर जालना में मराठा आंदोलन पर हुए लाठीचार्ज का विरोध जताया। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और सरकार से जल्द आरक्षण लागू करने की मांग की है। नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। फिर से आरक्षण को भूल गए, इसलिए फिर से एक बार याद दिलाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। मराठा समाज के आंदोलन को हमारा समर्थन है। मराठा आरक्षणाला पाठिंबा है। हमारी स्पष्ट रूप से मांग है, ये सरकार कर सकती है। दोनों जगह सरकार बहुमत से, अगर सरकार ने कल चाहा तो 12-13% आरक्षण दोनों सदन में, स्टेट और सेंट्रल के, तुरंत मंजूर करके यह आरक्षण लागू हो सकता है। अदरवाइज ये समाज को गुमराह करने का काम सत्ताधारी करे नहीं, और गुमराह करके कुछ ये हासिल नहीं होने वाला है। जालना में हुई घटना के विरोध में महाराष्ट्र के तमाम शहरों में बंद का ऐलान मराठा क्रांति मोर्चा की तरफ से किया गया था। इस बंद को समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र के कई प्रमुख विपक्षी पार्टियां भी शामिल हुए थे और उन्होंने सरकार के खिलाफ घोषणाबाजी भी की। दूसरी तरफ मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर आरक्षण का रास्ता निकालने के सवाल पर विचार किया। इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी चले। सीएम ने याद दिलाया कि 2018 में फडणवीस सरकार ने ही मराठा समाज को आरक्षण देने का काम किया था, लेकिन 2019 में आई उद्धव ठाकरे सरकार ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अनदेखी की, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण पर रोक लगी। जब देवेंद्र फडणवीस जी ने आरक्षण दिया था, वो आरक्षण हाई कोर्ट ने भी वैलिड किया था। जब ये मुख्यमंत्री बन गए जो अभी इस्तीफा मांग रहे, एक्चुअली हकीकत में उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी वो नाकाम हो गए, उनका फेल्यूर है, तो उनको नैतिकता के दृष्टि से देवेंद्र जी का इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं है। 2018 लोकसभा चुनाव से पहले भी महाराष्ट्र की सियासत में मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ था और मौजूदा वक्त में भी ये मुद्दा महाराष्ट्र सरकार की गले की फांस बन गया है। सरकार ने अगर इस पर जल्दी समाधान नहीं निकाला तो इसका सियासी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कैमरामैन संजय मंडल के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई खत्म होने से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी कसौटी तय कर दी। मुख्य याचिकाकर्ता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन से हलफनामा मांग लिया है कि वो देश की संप्रभुता पर भरोसा करते हैं और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 370 पर 15वें दिन की सुनवाई में नया मोड़ आ गया जब पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी पर बड़ा सवाल उठाते हुए संविधान पीठ ने मुख्य याचिकाकर्ता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन से हलफनामा मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोन मंगलवार तक यह हलफनामा दें कि वे भारत की संप्रभुता में विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान का सम्मान करते हैं और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने इसे केंद्र की राजनीति करार दिया है। वो पहले तो ये बताए ना कि 2018 में स्पीकर उनका था, उन्होंने इसमें क्या कार्रवाई की। वहीं अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के पक्ष में खड़े याचिकाकर्ताओं ने लोन की दलीलों को ना शामिल करने की मांग की। हमने अर्जी डाली थी कि इस कोर्ट के संज्ञान में ये लाया जाए और हमें उम्मीद थी कि यह कोर्ट इसका संज्ञान लेकर उनकी जो उनके सबमिशंस हैं वो खारिज कर देंगे। 370 की उनके पेटिशंस के जो सबमिशंस हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने हमारी तर्क से या हमारे विश्वास से कहीं ना कहीं एग्री नहीं करा है, मगर हम उनका ऑर्डर है उसका स्वागत करते हैं। वहीं केंद्र ने भी सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि सांसद लोन से हलफनामा मांगा जाए। लेट हिम से ही डज नॉट सपोर्ट
secessionism and terrorism. No citizen of this country can have any objection in filing that application. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जवाबी बहस शुरू की और केंद्र की दलीलों का विरोध किया। कहा, केंद्र के पास अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की कोई शक्ति नहीं है। निरस्तीकरण का फैसला राजनीतिक था और इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। Because this was, as I said, this is a political decision. It has nothing to do with the Constitution. मंगलवार को 16वें दिन की बहस के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो जाएगी। अनुच्छेद 370 को लेकर कानूनी लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी है और सभी को अब इंतजार सांसद मोहम्मद अकबर लोन के हलफनामे का है। जाहिर है इसके कानूनी से ज्यादा राजनीतिक मायने हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर 1 साल होने को है, लेकिन अब तक सिर्फ इस मामले में 18 लोगों की गवाही हुई है, जबकि इस पूरे केस में 97 लोगों की गवाही होनी है। वहीं इस केस में सरकारी वकील को भी अंकिता के माता पिता की अपील पर सरकार ने बदल दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को कोटद्वार के सेशन कोर्ट में होनी है। 18 सितंबर 2022 को पौड़ी के यमकेश्वर के वनतनारा रिजॉर्ट में अंकिता की हत्या कर उसके शव को नहर में फेंक दिया गया था। साल भर से सुनवाई चल रही है और इंसाफ का इंतजार कर रहे अंकिता के परिवार का संयम टूटने लगा है। अब तक जिन 18 लोगों की गवाही हुई है, उनमें से सबसे ज्यादा 14 लोग वनतारा रिजॉर्ट के हैं। पुलिस ने इस हत्याकांड में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आरोपी बनाया है। पुलकित इस वक्त चमोली जेल में है, जबकि सौरभ भास्कर टिहरी जेल में है। अंकित गुप्ता देहरादून जेल में बंद है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को कोटद्वार के सेशन कोर्ट में होगी। अंकिता की तरफ से पैरवी करने वाले आशुतोष नेगी राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है न्याय की, वो सेशन कोर्ट कोटद्वार में चल रही है, जहां एविडेंस चल रहे हैं। 18 गवाह जो हैं वो अपनी गवाही दे चुके हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट नैनीताल में भी हम बेल को अपोज कर रहे हैं। जो अक्यूज बेल के लिए वहां पे जा रहे हैं, तो वहां पे भी हम पैरवी करवा रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से सशक्त पैरवी वहां पे नहीं हो रही। इसके अलावा जो नार्को टेस्ट की बात हुई थी, उसमें भी अक्यूज ने स्टे लिया हुआ है। उसको भी स्टे को वैकेट कराने का कोई दमदार प्रयास राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लगभग 1 साल पूरा होने को है। इस मामले में कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और गवाहों की गवाही भी हो रही है। ऐसे में अंकिता के माता पिता को उम्मीद है कि जल्द इस केस की सुनवाई पूरी हो और अंकिता को न्याय मिल सके। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर राव। आपका भरोसेमंद समाचार ग्रुप एनडीटीवी अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी लेकर आ रहा है नया चैनल एनडीटीवी राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर। युवाओं पर होगा खास फोकस। एनडीटीवी के अनुभवी रिपोर्टर विस्तार में देंगे सबकी खबर। इस चैनल को आप देख सकेंगे इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। सबसे पहले तो एनडीटीवी का सारा मैनेजमेंट और सारा का सारा परिवार बधाई के पात्र हैं। एनडीटीवी की अपनी एक परंपरा रही है। पिछले 2 दशकों से अधिक समय तक एनडीटीवी ने देश, राष्ट्र और समाज की सेवा की है। राजस्थान के लोग तो उससे लाभ लेंगे ही लेंगे, बल्कि बाकी देश के लोगों को भी उससे लाभ प्राप्त होगा। G20 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दिल्ली में G20 के दौरान जो पर्यटक दिल्ली में घूमना चाहेंगे, तो उनकी सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो ने मेट्रो टूरिस्ट कार्ड की शुरुआत की है। क्या है इसमें खास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। G20 के लिए जो डेलीगेट्स और अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट दिल्ली में आएंगे, वो दिल्ली देख सकें, दिल्ली घूम सकें, इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने स्मार्ट टूरिस्ट कार्ड की शुरुआत की है। 4 सितंबर से 13 सितंबर तक दिल्ली के चुनिंदा 36 मेट्रो स्टेशन पर ये स्मार्ट टूरिस्ट कार्ड मिलेंगे। इनकी खासियत समझिए, ये 2 तरह के कार्ड हैं। पहला कार्ड है जिसकी वैलिडिटी
1 दिन की है और इसकी कीमत है 200 रुपये, यानी कि आप 200 रुपये का कार्ड लीजिए और आप पूरी दिल्ली कहीं भी पूरे दिन कहीं भी चढ़िए, कहीं भी उतरिए मेट्रो स्टेशन पे, कहीं भी आइए जाइए, कोई रोक टोक नहीं होगी। सारा उस एक स्मार्ट टूरिस्ट कार्ड के जरिए सफ़र जो डेलीगेट्स और इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो कर पाएंगे। दूसरा है 500 रुपये का स्मार्ट टूरिस्ट कार्ड, इसकी वैलिडिटी 3 दिन की है, यानी कि आप एक बार लीजिए और 3 दिनों तक पूरी दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में जो पूरी दिल्ली एनसीआर में फैला हुआ है, पूरी दिल्ली एनसीआर के नेटवर्क में मेट्रो में आप 3 दिन तक कहीं भी घूमिए, कहीं से ही चढ़िए, कहीं से उतरिए, कोई रोक टोक आपकी नहीं होगी। यात्रा करने के लिए ही कोई बिना रोक टोक के लिए आपकी यात्रा चलती रहे, इसीलिए इस तरह के कार्ड बनाए गए हैं। और ये जो 200 रुपये और 500 रुपये भी हैं, ये जो 2 कार्ड हैं, इसमें 50 रुपये रिफंडेबल भी हैं, जो सिक्योरिटी के तौर पर, कार्ड की सिक्योरिटी के तौर पर आपसे लिए जाएंगे, यानी कि आप अगर कार्ड वापस कर देंगे तो 50 रुपये इसमें आपको वापस मिल जाएंगे। आप जानते ही हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत से देखने वाली जगह हैं, जैसे कि चांदनी चौक, लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट, अक्षरधाम, कालकाजी मंदिर। तो इन सभी जगहों पर जो डेलीगेट्स आएंगे या जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे वो बिना किसी रोक टोक के घूम सकें, बिना किसी संकट के या बार बार टोकन लेना पड़ रहा है या रिचार्ज कराना पड़ रहा है। एक बार का आप ये कार्ड लीजिए 200 रुपये का या 500 रुपये का, और फिर आराम से आप जो हैं पूरी दिल्ली में जो है दिल्ली मेट्रो के ज़रिए यात्रा कर सकते हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी एजे जोसेफ के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।